हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 7। जो हमारा चैप्टर 7 है वो क्या है? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आज हम देखेंगे कि पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमने देखा था कि कक्षा 7वीं में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो ये क्या सभी लोग बहुत उत्साहित थे कि वो अपने अपने अनुभव दूसरों के साथ में बांटना चाहते थे। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। जैसा कि जो हमारा है वनोन्मूलन है जो है वो क्या, एक तरीके से जो वन है उनको समाप्त कर देते हैं लोग और उनकी जगह पे कई कारखाने वगैरह या घरों का निर्माण कर देते हैं। तो ठीक, हम उसी के लिए आज यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है इसकी कटाई, इसका उद्देश्य क्या क्या होते हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। और ये दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है। तो ये हमने देखे कि जो वनों की समाप्ति के कारक है, इनमें से हमने कुछ कारणों को यहाँ पर पढ़ा है। देखते हैं हम यहाँ पर क्रियाकलाप 7.1। अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। वनोन्मूलन के परिणाम। पहेली एवं बूझो ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण की वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा भी एवं बहुत ही भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या होता है, सूखा पड़ता है। अब हम देखेंगे मृदा के गुणों में परिवर्तन। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। किसी क्षेत्र में मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। जैसा हमने कक्षा 7वीं का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में हुमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इससे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह में जल के नीचे की ओर अंतःस्रावण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि में वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7वीं में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों के निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 7.2। वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण।
वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। जैसे जो वन है और जो वन में जो रहने वाले प्राणी हैं, हम उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ने पहेली एवं बूझो और उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमणि जैव मंडली संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु उत्तरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी जैव मंडली संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। अब देखते हैं हम माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा संरक्षण हेतु नियम, विधियां एवं नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्योग, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित है। वन्य जो है हमारी वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास की किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 7.3। अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतुओं और जो अभ्यारण्यों एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखांकित क्षेत्र में दर्शाइए। जैव मंडल आरक्षण। अब हम देखेंगे जैव मंडल आरक्षण क्या होता है। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एवं राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमणि नामक 2 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र हमको यहाँ पर दे रखी है। मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में और मेरे देश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हम इसकी सारणी यहाँ पर बना सकते हैं और हम यहाँ पर इसको दर्शा भी सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं पंचमणि अभ्यारण्य और ये पिपरिया को और ये पानार पानी गेट पंचमणि और ये नीमघान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य और ये संरक्षित क्षेत्र, हम यहाँ पर इन सभी को देख सकते हैं क्या हमारे पंचमणि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 7.4। आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन, टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक
एक खरगोश देखा, उसे पकड़ने का प्रयास किया, वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे जो जिस क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको कुछ ये जंगली कुत्ता दिखाई दे रहा है, ये हमारा यहाँ पर चीतल दिखाई दे रहा है, भेड़िया, तेंदुआ, फर्न और ये जामुन का पेड़ दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। ये हमारा जंगली कुत्ता है यहाँ पर, ये हमारा क्या है यहाँ पर चीतल दिखाई दे रहा है ये हमको, यहाँ पर ये भेड़िया है हमारा और ये तेंदुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है हमारा, ये फर्न है और ये जामुन का पेड़ है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 7.5 अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात एवं प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने बताया कि इसे विशेल गिलहरी कहते हैं और यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र या राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती है। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाकर क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विशन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्र स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज विलुप्त हो सकती है, क्या यह सच है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हमारी सबसे पहले हमारा क्या जंगली आम है और यहाँ पर दिखाया गया है ये विशाल गिलहरी है। देखो इसकी पूंछ कितनी लंबी हैगी, ये देखो एक पंख जैसी दिखाई दे रही है। स्पीसीज सजीवों की जो है हमारी समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जन्मक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.6 जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतुओं का पता लगाइए। वन्य प्राणी अभयारण्य। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित है। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित है। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भी भूमि अथवा बुशलैंड है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं।
चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? क्रियाकलाप 7.7 निकट के चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों वातावरण में रखा गया है इसका प्रेक्षण कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर के अधीन आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अब पढ़ेंगे हम। सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों को संरक्षण से पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हेतु सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की कीट जो टीक सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण में स्थित है। यहाँ इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। किससे? जो हमारा सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टानें आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य की इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जो आदिवासी आज भी कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी ने बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा बाघ है, ये जंगली भैंसा है और ये बारहसिंगा है जो हमको दिखाई दे रहा है। क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि बाघ देख सकता हूँ। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर में कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, संकट आपन्न जंतु कहलाते हैं। बूजों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियमों लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, आवेश, शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग है जिसके बारे में आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्मजीव अजैविक घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकट आपन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। जो हमारा रेड डाटा पुस्तक, प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकट आपन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के लिए विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर इस वाली वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रवास। प्रवास क्या होता है?
माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी घेरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी है। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वहाँ यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा था प्रवासी पक्षियों के बारे में। क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य यदि कागज का कोई विकल्प उपलब्ध हो। कागज का पुनः चक्रण। अब हम देखेंगे कागज का पुनः चक्रण कैसे होता है। प्रोफेसर अहमद बच्चों को ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। क्या वनोन्मूलन का कोई और स्थायी हल है? वनरोपण। अब हम क्या कर सकते हैं? पुनः वन रोपण कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वन रोपण है। पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी हम वन का पुनरोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के लिए बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने उल्लासपूर्व अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं हमको। जैव विविधता, जैव मंडल आरक्षण संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, परितंत्र, संकट आपन्न स्पीसीज, विशेष क्षेत्र स्पीसीज, विलुप्त प्राणी जात, वनस्पति जात, प्रवासी पक्षी, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा पुस्तक, पुनः वन रोपण और अभ्यारण्य। इन सभी शब्दों के अर्थ आपने अच्छे से समझ लिए। अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या सीखा। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र की सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। संकट आपन्न स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डेटा पुस्तक में संकट आपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य प्रवास में हर वर्ष विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनः वन रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने के लिए रोपण करना है। अब हमें यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना
उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।